हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। अब बेसिकली अगर हम लोग देखें तो स्टाफिंग के बारे में हमको कुछ बेसिक चीज़ें पता है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर को 2-3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंसिडर करेंगे व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट, नेक्स्ट पार्ट में व्हाट इज़ सिलेक्शन एंड नेक्स्ट पार्ट में व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो हम लोग स्टाफिंग से स्टार्ट करेंगे, उसके मीनिंग से, फिर एक एक कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पहले की जब हम बात करते हैं तो पहले स्टाफिंग का मतलब, जब स्टाफिंग हम लोग एम्प्लॉयज से डील करते थे तो हम लोग ह्यूमन एलिमेंट्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ह्यूमन एलिमेंट को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। हम लोगों का मेन पर्पस क्या होता था कि वैकेंसी को फिलअप करना है। लेकिन हम लोग आज की अगर बात करते हैं तो आज के टाइम में हम लोग ह्यूमन एलिमेंट को भी कंसिडर करते हैं। जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उनको हमको पूरी तरीके से क्या करना है, कंसिडर करना है, उनके बिहेवियर को, उनकी फीलिंग्स को, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकग्नाइजेशन, वो सभी चीज़ें कंसिडर करते हैं। और स्टाफिंग के अंदर बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ भी क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं, सबसे पहले फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले आता है प्लानिंग, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग इज थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने कितना भी अच्छे से प्लान क्यों ना किया हो, मैंने कितना भी अच्छे से ऑर्गेनाइज क्यों ना किया हो, लेकिन अगर मैंने प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन नहीं किया है तो ऑब्वियसली मैं मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मतलब जो मेरी प्लानिंग है या फिर जो ऑर्गेनाइज किया है मैंने, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मस्ट बी डन प्रॉपरली। यानी ये सभी एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। सो हम लोग सबसे पहले जब हम स्टाफिंग का मीनिंग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग मीनिंग में, इन ऑर्डिनरी सेंस स्टाफिंग इज नॉट मियरली रिक्रूटमेंट बट इट इंक्लूड्स एक्वायरिंग द एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग देम। स्टाफिंग के अंदर सिर्फ रिक्रूटमेंट की बात नहीं है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, पूलिंग ऑफ कैंडिडेट्स, सर्चिंग ऑफ कैंडिडेट्स। हम लोग अभी सिर्फ कैंडिडेट्स को सर्च कर रहे हैं ताकि हमारे वहाँ पे वो लोग जॉब के लिए क्या कर सके, अप्लाई कर सके। लेकिन स्टाफिंग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। रिक्रूटमेंट है, एम्प्लॉयज़ को एक्वायर करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग का पार्ट है। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़। स्टेप बाय स्टेप पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। फिर हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। प्रमोशन होता है, डेवलपमेंट होता है, पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में प्लान किया जाता है। यानी कि ये सभी की सभी चीज़ें क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। सो स्टाफिंग बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। ये मीनिंग था स्टाफिंग का। अब हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो स्टाफिंग क्या है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जिस तरीके से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सारे फंक्शंस है, उसी तरीके से स्टाफिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज पेरेनियल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एम्प्लॉयज़। ऑब्वियस बात है, जब तक बिजनेस है एम्प्लॉयज़ को तो रखना ही पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ के बिना क्या मैं अपना बिजनेस, क्या ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता हूँ? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली ये कंटिन्यूस प्रोसेस जैसी चीज़ है, और जब तक बिजनेस है तब तक एम्प्लॉयज़ को मुझे रखना ही पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयज़ नहीं है, स्टाफिंग नहीं है, तो ऑब्वियस बात है ऑर्गेनाइजेशन भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज कंसर्न्ड विथ ह्यूमन रिलेशंस। स्टाफिंग फंक्शन जो है किससे रिलेट करता है, तो ह्यूमन रिलेशन से। यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज़ को कंसिडर करते हैं, उनकी फीलिंग्स को कंसिडर करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें। जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, तो उसमें स्टाफिंग, एम्प्लॉयज़ ही क्या है, लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उनकी मदद से ही हमारा बिजनेस चल रहा है, उनकी मदद से ही हम हमारी कंपनी को क्या कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं।
सो हम लोगों को यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस का क्या करना है, बहुत ध्यान रखना है स्टाफिंग प्रोसीजर में। नेक्स्ट इज स्टाफिंग इज ए डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंज। स्टाफिंग में कंटिन्यूस बेसिस पे चेंजेस आते हैं। एम्प्लॉयज़ अगर हम लोग देखें तो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर अलग होता है। पहले स्टाफिंग फंक्शन का तरीका अलग था, आज के टाइम में ये तरीका चेंज हो चुका है। यानी डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस बेसिस पे एक्टिविटीज़ और सभी चीज़ों में क्या हो रहा है, चेंजेस अकर हो रहे हैं। नेक्स्ट इज रिलेटेड विथ अदर मैनेजरल फंक्शंस। जितने भी फंक्शन है ये सभी फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड स्टाफिंग, यानी ये सभी फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है। स्टाफिंग फंक्शन, आज एक चीज़ सोच के देखो, प्लान कर रहा है तो कौन करेगा, ऑब्वियसली एम्प्लॉइज, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो। अगर ऑर्गेनाइज करना है तो अगेन एम्प्लॉइज, डायरेक्शन एम्प्लॉइज, कंट्रोल एम्प्लॉइज। ह्यूमन रिसोर्स के बिना कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करना हमारे लिए कभी भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज वाइडर स्कोप। अब वाइड स्कोप क्यों बोलते हैं, तो बहुत सिंपल है। स्टाफिंग के अंदर हम लोग सिर्फ लेबर वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते, लेबर वेलफेयर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हमने पहले भी देखा था, एक्वायरिंग है, ट्रेनिंग है, मेंटेनिंग द पर्सनल है, डेवलपमेंट, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। इसीलिए स्टाफिंग का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है, वास्ट स्कोप है, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब हम लोग स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, तो उस टाइम पे हमारा पैसा खर्च हो रहा है, बट ये एक तरीके से हमारे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस बट इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। जितना अच्छे से स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करूंगा उतना ही अच्छा मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा, रिटर्न भी मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये फीचर्स है, फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। अब तक हमने दो टॉपिक किए। सबसे पहले हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ स्टाफिंग और उसके बाद हमने किया है फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सो देखते हैं एक एक करके कि स्टाफिंग फंक्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें दिया है ड्राइविंग फोर्स। आज ड्राइविंग फोर्स है जो एफिशिएंट स्टाफ है, कॉम्पिटेंट स्टाफ है, उसी की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। अगर एफिशिएंट स्टाफ नहीं होगा, कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं होगा, तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, तो ड्राइविंग फोर्स है वो। नेक्स्ट इज डायनेमिक एक्टिविटी। हमने अभी अभी देखा था डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंज। सो स्टाफिंग क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है। बहुत सारे चेंजेस ये सबको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना ईजी क्यों हो जाता है, तो वो स्टाफिंग की वजह से। सो डायनेमिक। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये भी हमने फीचर्स में देखा था। अगर मुझे अदर फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो उसके लिए मुझे स्टाफिंग फंक्शन को भी बहुत ही अच्छे से क्या करना होगा, परफॉर्म करना होगा। अगर मैं स्टाफिंग फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म नहीं करूँगा तो दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करने में बहुत डिफिकल्टी हम लोग फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिम्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। जैसे हम लोग बोलते हैं प्लानिंग इज द ब्रेन, सो स्टाफिंग इज द लिम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एन एंटरप्राइज। प्लानिंग को अगर ब्रेन माना जाता है तो स्टाफिंग को लिम्स कंसिडर किया जाता है। ऑब्वियसली दोनों के बिना ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग दी स्टाफ। स्टाफिंग की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऑब्वियस बात है, एम्प्लॉयज़ को हम लोग खुश रख सकते हैं, उनकी जो भी ग्रीवियंसेस है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर उनकी कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, स्पीडी सॉल्यूशन आएगा, तो अपने आप सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट इज हार्मनी इन रिलेशंस। यहाँ पे स्टाफिंग फंक्शन जितना अच्छे से परफॉर्म करेंगे उतना ही फ्रेंडली रिलेशन डेवलप होगा बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। सो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हो रहा है, किसकी मदद से, स्टाफिंग फंक्शन की मदद से। सो हार्मनी इन रिलेशन। नेक्स्ट इज इंक्रीजेस द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग फंक्शन जितना अच्छे से परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस्टीज उतनी ही बढ़ती जाती है। स्टाफ इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर सबसे वैल्यूएबल चीज़ कोई है ना तो वो स्टाफ है।
स्टाफ के ऊपर जितना ध्यान देंगे उतना ही प्रेस्टीज और वो सब बढ़ते जाएगी। एग्जाम्पल TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, स्टाफ के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है, तो देखो आज कंपनी की इमेज भी बहुत अच्छी है, प्रेस्टीज बहुत अच्छी है कंपनी की। स्टाफिंग फंक्शन की वजह से हमारी प्रेस्टीज क्या हो सकती है, बहुत ही इंक्रीज हो सकती है, बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हो सकती है। एंड लास्ट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। स्टाफिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ वहाँ से लेके जिस दिन बिजनेस वाइंड अप होगा वहाँ तक हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे क्या करते हैं, स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो स्टाफिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्टाफिंग फंक्शन रुक जाएगा। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कंटिन्यूस बेसिस पे क्या होती है, चलती रहती है। सो कंटिन्यूस प्रोसेस। सो ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग हमने कंसिडर किया। अब तक हम 3 टॉपिक देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा मीनिंग, नेक्स्ट फीचर्स एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये चीज़ हमको देखनी है। जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो स्टाफिंग बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। स्टाफिंग के अंदर बहुत कम चीज़ें कंसिडर की जाती है, जैसे कि रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें। जबकि अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो उसके अंदर और भी एडिशनल चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। सो आज के टाइम में अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ऑलरेडी स्टाफिंग फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। स्टाफिंग के अंदर हम लोगों ने सिर्फ क्या कंसिडर किया है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इंक्लूड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। हमारे एम्प्लॉयज़ का ग्रोथ और डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंसिडर करते हैं। और आज के ग्लोबल कंपटीशन में हर ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या किया है, कंसिडर किया है। हम हमारे स्टाफिंग डिपार्टमेंट को ही क्या कर लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कंसिडर कर लेते हैं। बट ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखते हैं कौन से 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इट इज कंसर्न्ड विथ मैन पावर प्लानिंग। पहले मैन पावर प्लानिंग की बात की है। एंड सेकेंड इज कंसर्न्ड विथ कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। तो ये 2 अलग अलग पार्ट्स है। सबसे पहले हम लोग मैन पावर प्लानिंग की बात करेंगे। कौन से पॉइंट्स है देखते हैं। First is to plan for the required staff in the organization and increase the staff through new appointment. मैन पावर प्लानिंग नाम से ही पता चल जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कि कितना मैन पावर चाहिए, यानी कितने एम्प्लॉयज चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एंड अगर ज़रूरत लगती है तो हम लोग न्यू अपॉइंटमेंट्स यानी स्टाफ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो एस्टिमेट किया और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने नए स्टाफ को भी क्या किया है, इंक्लूड किया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन नेसेसरी सिलेक्टिव रिडक्शन इन द स्टाफ। हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि हम लोग स्टाफ को इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल सिचुएशन अराइज हो जाती है, ऐसा कुछ होता है कि स्टाफ को रिड्यूस करना पड़ रहा है, तो हम लोग टाइम टू टाइम क्या करेंगे, स्टाफ को रिड्यूस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड इज अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ। अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। जिस आदमी को जो काम आता है उसे एग्जैक्टली वही काम देना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और वो वर्क अच्छे से क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। सो देयर मस्ट बी अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट। एंड लास्ट पॉइंट, टू कीप द स्टाफ कॉन्स्टेंटली एक्टिव एंड एनहेंस देयर नॉलेज। स्टाफ को क्या करना है, कॉन्स्टेंटली एक्टिव रखना है, उनकी नॉलेज ये सब इंक्रीज होनी चाहिए, उन्हें हम लोग टाइम टू टाइम क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, दैट इज मैन पावर प्लानिंग। जो सेकेंड पार्ट है वो है कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। अब स्टाफ के कंपेंसेशन की बात की है, उनके अंदर डेवलपमेंट की बात की हम लोगों ने। टू प्रोवाइड द वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग टू द स्टाफ व्हेन एवर नेसेसरी, यानी जब भी नीड अराइज होगी हम लोग स्टाफ को क्या करेंगे, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियस बात है, जो भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए वर्क मेथड्स आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड हमें क्या करना होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट, to provide a conducive environment to the staff and also the opportunities to improve their proficiency। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उनके अंदर की जो प्रोफिशिएंसी है वो क्या हो, इंक्रीज हो, उनके अंदर की एफिशिएंसी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए।
नेक्स्ट, टू गिव प्रॉपर कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स टू द स्टाफ। प्रॉपर कंपेंसेशन मतलब जितना काम किया है उतना हम उन्हें पे भी करेंगे। कंपेंसेशन अच्छा मिलेगा, बेनिफिट अच्छा मिलेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा ना हो कि हम लोग वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं लेकिन उतना पे नहीं कर रहे। सो पे मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दी वर्क। नेक्स्ट, to recognize the work related problems and find the solution for the same and implement them। वर्क रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम लोग रिकग्नाइज करेंगे, उसके सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ऑब्वियस बात है, हमारे एम्प्लॉयज़ की कंप्लेन और वो सबको जितना जल्दी मैं आइडेंटिफाई करूँगा, जितना जल्दी सॉल्व करूँगा, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा मैन पावर प्लानिंग एंड सेकेंड पार्ट में हमने कंसिडर किया कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट। ये दो अलग अलग पार्ट्स थे। सो ये हमारा टॉपिक था स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग देखेंगे इसके अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, तो प्रोसेस की बात की अब यहाँ पे। जब हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो देखना है रिक्रूटमेंट। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट इज द सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट और पूलिंग ऑफ कैंडिडेट। मेरे वहां पर वैकेंसी है तो अभी तो मैं कैंडिडेट्स को सर्च कर रहा हूं मैं, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज पॉजिटिव इन नेचर। मैं कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहा हूँ कि भाई तुम मेरे वहाँ पे जॉब के लिए क्या करो, अप्लाई करो। सो बेसिकली रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव इन नेचर। मीनिंग देखते हैं हम लोग। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस फॉर ऑफ लुकिंग फॉर प्रोबेबल एम्प्लॉयज एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब। पहले मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ एम्प्लॉयज़ को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, और अब हम लोग को स्टिम्युलेट करना है। हम उन्हें क्या करेंगे, स्टिम्युलेट करेंगे कि वो हमारे वहाँ पे जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें। सो लुकिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एट द राइट टाइम, इन द राइट नंबर, इन द राइट प्लेस एंड पर्सन विथ राइट क्वालिफिकेशन। यानी यहाँ पे हम लोग रिक्रूटमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे, राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, राइट टाइम पे बुलाना है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट के अंदर कंसिडर करते हैं। सो रिक्रूटमेंट हमने देखा, पूलिंग ऑफ कैंडिडेट्स। अब जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को इन्वाइट कर रहे हैं, हमारे पास दो अलग अलग सोर्सेज है, दैट इज इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। ये दो ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट्स को इन्वाइट कर सकते हैं। जब हम लोग इंटरनल सोर्स की बात करते हैं तो इंटरनल सोर्स का मतलब होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, जैसे कि प्रमोशन है, ट्रांसफर है, ये सब इंटरनल सोर्सेज है। उसी तरीके से एक्सटर्नल सोर्स है, अगर मैं बाहर से लेके आ रहा हूँ लोगों को तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, इंटरनेट है, ये सब एक्सटर्नल सोर्सेज है। सो अब हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि कौन से इंटरनल सोर्सेज होते हैं और कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। सो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो है इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रमोशन। जब मैं प्रमोशन की बात करता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर लेवल पे अगर वैकेंसी अराइज होती है तो हम क्या कर सकते हैं, लोअर लेवल से किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर सकते हैं। जो वैकेंसी थी अपर लेवल पे उसको मैंने क्या कर दिया है, फिलअप कर दिया है। जब मैं किसी भी इंसान को प्रमोट करता हूँ तो प्रमोट करते टाइम बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करता हूँ, जैसे कि सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, उसका स्टेटस, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी चीज़ें क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब भी हम किसी को प्रमोट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स क्या है, वो सभी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोट करने वाले हैं। और ऑब्वियस बात है, मैंने अगर उस एम्प्लॉय को प्रमोट किया है तो उसकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, स्टेटस भी इंक्रीज होगा और अथॉरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो सबसे पहला तरीका कोई भी वैकेंसी को फिलअप करने का क्या है, तो वो है प्रमोशन। एम्प्लॉय को हमने क्या कर दिया है, प्रमोट कर दिया है। एंड प्रमोशन में एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि एम्प्लॉय का जो मोरल है ना वो बूस्ट हो जाएगा, मोटिवेशन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करें, उन्हें भी लगेगा कि हम अगर और अच्छे से काम करेंगे, हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी
तो हमें भी प्रमोशन मिलने के चांसेस है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर। जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं, सो ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहा हूँ किसी को, तो ये भी एक तरीके से क्या है, रिक्रूटमेंट है, इंटरनल सोर्स। मेरे वहाँ पर दो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, एक डिपार्टमेंट में सरप्लस स्टाफ है, एक डिपार्टमेंट में स्केर्सिटी है। तो जहाँ पे सरप्लस है, ज़्यादा है स्टाफ, वहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे स्टाफ को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ जहाँ पे एक्चुअल में नीड है। लेकिन ट्रांसफ़र के अंदर नॉर्मली क्या होता है, तो सैलरी, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी की सभी चीज़ें सेम रहती है। बट ट्रांसफ़र भी एक अच्छा तरीका है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी फेमिलियर है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उन्हें ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का रिकमेंडेशन, आज से फॉर एग्जांपल अगर मेरे अंडर में कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो मैं उन्हें बोल सकता हूं कि हमारे वहाँ पे वैकेंसी है, आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को रिकमेंड कर सकते हैं अगर उन्हें जॉब की ज़रूरत है तो। और अगर वो लोग क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया और वो सबको मैच करते हैं, तो हम उन्हें ही क्या कर लेंगे, जॉब पे रख लेंगे। सो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव भी एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। रिकमेंडेशन हो सकता है यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ के जो भी फ्रेंड्स है और एम्प्लॉयज़ है उनकी बात है। नेक्स्ट इज रिकॉलिंग द रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। जो रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय है, जो किसी भी रीज़न की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए थे, या फिर हमने उन्हें किसी भी रीज़न से निकाल दिया था, उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। अगर नीड अराइज हो रही है, मुझे लग रहा है कि हाँ वो एम्प्लॉय परफेक्टली फिट होता है इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। सो रिकॉलिंग द रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज प्रमोशन विथ ट्रांसफर। प्रमोशन विथ ट्रांसफर, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आवर फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। पहले दोनों ही पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे है प्रमोशन विथ ट्रांसफर। मतलब किसी भी एम्प्लॉय को मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं उसका ट्रांसफर भी कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। सो यहाँ पे मोरल बहुत अच्छा बूस्ट हो सकता है, मोटिवेशन लेवल इंक्रीज हो सकता है। मैं उस एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर सकता हूँ उसकी नेटिव प्लेस पे और उसके साथ उसको प्रमोशन भी मिल रहा है, तो शायद उससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जब भी हम लोग उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं या प्रमोट करते हैं, तो हम उनकी एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस, लॉयल्टी, ये सभी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, प्रमोशन विथ ट्रांसफर। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट इज वेटिंग लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट की बात की है, लास्ट पॉइंट। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे वहाँ पे कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन शायद मैं अभी मेरे वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, तो मैंने क्या किया, उनका डेटा सिर्फ सेव करके रख लिया है, उनका सीवी रख लिया है मैंने अपने पास। फ्यूचर में जब भी नीड अराइज होती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उस वेटिंग लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स का डेटा अवेलेबल है, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एज पर देयर क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस। सो वेटिंग लिस्ट भी एक अच्छा तरीका है कि हम लोग वेटिंग लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स में से ही डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसान को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये जितने भी हमने अलग अलग मेथड्स देखे हैं, ये इंटरनल सोर्सेज है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो है एक्सटर्नल सोर्स। मतलब अब रिक्रूटमेंट होने वाला है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। बाहर से अगर मैं लोगों को बुला रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, तो वो किस में आ जाएगा, एक्सटर्नल सोर्स में आ जाएगा। जैसे कि देखते हैं अब एक्सटर्नल सोर्सेज में सबसे फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। हम लोग अलग अलग जगह पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, मैगजीन्स है, जर्नल्स है, इन सभी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में देखो एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है, फ्लड ऑफ एप्लीकेंट्स। मुझे सिर्फ एक जन की ज़रूरत है और 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब क्या करूँगा मैं। सो एक चीज़ हमको याद रखनी है, एडवर्टाइजमेंट ऐसा अच्छा मेथड है, यहाँ पे हम लोग इंटरनेट, टीवी, वेबसाइट्स, कहीं भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अलग अलग जगह से एप्लीकेशन आ सकती है। बट डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया कि एक जन चाहिए मुझे और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक काम हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट के अलावा नेक्स्ट जो है वो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जब मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात करता हूँ, वेरी सिंपल, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द लिंक बिटवीन द जॉब सीकर एंड द जॉब गिवर। जॉब सीकर मतलब जिसे जॉब चाहिए, जॉब गिवर मतलब कंपनी की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं।
जो जॉब सीकर है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाता है, रजिस्टर करवाता है, ये मेरी क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, सब कुछ। जो जॉब गिवर है, कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कंपनी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जा रही है कि हमें ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा एम्प्लॉय चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या कर रहा है, डेटा एक्सचेंज कर देता है कि जो भी जॉब गिवर है उसको हम लोग डिटेल्स दे देंगे, किसकी, एम्प्लॉयज़ की, कि भाई ये प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स है, आप इनमें से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपको जो भी कैंडिडेट अच्छा लग रहा है आप उसे बुला सकते हो। सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज बेसिकली अ लिंक बिटवीन द जॉब सीकर एंड द जॉब गिवर, एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कैन बी बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज होती है अलग अलग, एंड गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होता है। सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कोई भी हो सकता है, प्राइवेट एंड पब्लिक, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। नेक्स्ट आवर थर्ड इज थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी देख रखे हैं, जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट होता है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, जिसमें लास्ट में अगर हम लोग देखें ना तो उसमें राजू जो होता है उसका इंटरव्यू हो रहा होता है, कैंपस इंटरव्यू, बेसिकली कैंपस प्लेसमेंट है। जो भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ये सब है, वहाँ पे फाइनल ईयर में कंपनीज आती है रिक्रूटमेंट और उस सब के लिए। अगर मैंने रिक्रूटमेंट क्लियर कर लिया तो ऑब्वियस बात है मुझे बाद में जॉब मिल जाएगी। अच्छा तरीका है, बट इसमें भी एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे हमें जो कैंडिडेट्स मिलेंगे ना वो कभी भी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स होंगे। ये नए कैंडिडेट्स है, मतलब अब तक इन्होंने कहीं पे भी काम नहीं किया है। मुझे अगर फ्रेशर्स चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अपॉइंट कर सकता हूँ। बाकी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल के लिए मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे। बट लोअर लेवल के लिए या फ्रेशर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट इज थ्रू ट्रेड यूनियंस। नॉर्मली जब हम ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तो ट्रेड यूनियंस भी ना लिस्ट प्रिपेयर करके रखते हैं कि उनके अंडर में जितने भी वर्कर्स ये सब है उन लोगों की पूरी लिस्ट होती है उनके पास। जब भी से फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में बहुत काम कम है या ऐसा कुछ है तो ऑब्वियस बात है बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं होती, लिस्ट ऑलरेडी इन्होंने प्रिपेयर की हुई है। लेकिन सपोज करो इंडस्ट्री में काम बढ़ते जा रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, हो सकता है कैंडिडेट्स की ज़रूरत पड़े, तो ट्रेड यूनियंस के पास लिस्ट है, वो लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई हमारे पास ये लिस्ट है, इनमें से ही आप क्या करो, लोगों को रिक्रूट कर सकते हो। सो एक अच्छा तरीका है कि अगर मुझे ट्रेड यूनियन चाहिए, ट्रेड यूनियन के थ्रू मुझे रिक्रूटमेंट की लिस्ट चाहिए तो वो आराम से मिल जाएगी। नॉर्मली जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, तो इन सभी में ट्रेड यूनियंस ऑलरेडी अपने पास क्या करते हैं, डेटा प्रिपेयर रखते हैं। सो ट्रेड यूनियन के थ्रू भी हमें डेटा मिल जाएगा, यहाँ से भी हम लोग रिक्रूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स, नॉर्मली जब कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करते हैं ना तो ये मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट्स और वो सब में ज़्यादा अप्लाई होता है। कॉन्ट्रैक्टर्स पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वही लोग लेबरर्स को लेके आते हैं, काम करवाते हैं, पेमेंट करते हैं, सब कुछ। सो कॉन्ट्रैक्टर ही बेसिकली किससे डील कर रहे हैं, लेबरर से डील कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिफिकल्टीज और वो सब है, सब कुछ कौन फेस करने वाला है, कॉन्ट्रैक्टर। मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से डील करना है, कॉन्ट्रैक्टर डील करेगा लेबरर्स के साथ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ जितने भी लेबरर्स है वो भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। सो उस चीज़ का सिर्फ हमें ध्यान रखना होगा। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अच्छी चीज़ है, डायरेक्टली हमें एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, बट अगर कॉन्ट्रैक्टर गया तो उसके साथ साथ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स भी चले जाएंगे। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट एट दी गेट। अब रिक्रूटमेंट एट दी गेट ये बेसिकली जो डेली वर्कर्स हैं ना, डेली वेजर्स, उनके लिए है। हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री पे एक नोटिस चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, आते जाते जो भी लोग हैं नॉर्मली वो लोग व्यू करेंगे, अगर वो डेली वेजर्स हैं, उन्हें इंटरेस्टेड है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। सो एक अच्छा तरीका है, बट ओनली फॉर द डेली वेजर्स, जो लेबर क्लास है उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट है। ऑब्वियस बात है हम लोग मिडिल लेवल या अपर लेवल के लिए तो फैक्ट्री गेट पे नोटिस चिपका नहीं सकते, सिर्फ किसके लिए फॉलो कर सकते हैं हम लोग, ये लेबरर्स के लिए। नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड। अब दूसरा जो मॉडर्न मेथड है वो है इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स है और सब है, जैसे कि मैं बात करता हूँ naukri.com है, sunshine.com है, मैं वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, जो भी डिटेल्स है वो फिलअप कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस, स्किल्स और वो सब। वो लोग शायद हमारी टेस्ट भी ले सकते हैं और उसके बेस पे हमारा क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट हो जाएगा।
ये मॉडर्न मेथड है, बट इसके लिए कैंडिडेट को टेक्नोलॉजी से बहुत ही वेल अवेयर होना चाहिए। अगर मुझे टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है, इंटरनेट, पीसी, सब कुछ, तो मेथड ये मेरे लिए क्या है, सूटेबल है। वरना थोड़ी सी फिर डिफिकल्टी हम लोग क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। सो ये जितने भी हमने सोर्सेज पढ़े हैं, ये कौन से सोर्सेज है, ये एक्सटर्नल सोर्सेज है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हमने क्या किया है, रिक्रूट किया है। सो अब तक हमने पहले मीनिंग देखा था रिक्रूटमेंट का, दैट इज पूलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स और सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। रिक्रूटमेंट के अंदर दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज मतलब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अगर मैं रिक्रूट कर रहा हूँ तो वो इंटरनल सोर्स है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अगर मैं रिक्रूट कर रहा हूँ तो वो एक्सटर्नल सोर्स है। सो हमने ये दोनों चीज़ें देखी है। ये हमारा रिक्रूटमेंट का टॉपिक क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। रिक्रूटमेंट के बाद अब जब सेकेंड पार्ट पे हम लोग शिफ्ट होते हैं, सेकेंड पार्ट की हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन। और एग्जाम में लिखते टाइम ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में गलती करते हैं। जब रिक्रूटमेंट लिखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट का मीनिंग लिखते हैं सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। नहीं, अगर मैंने वहां पे ऐसा लिखा है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, तो फिर रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में फर्क क्या रह जाएगा। रिक्रूटमेंट में हम लोग वर्ड यूज करते हैं सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, सिर्फ ढूंढ रहा था मैं। और जब लोगों ने अप्लाई किया, से फॉर एग्जाम्पल मेरे वहां पे 100 लोगों ने अप्लाई किया, क्या 100 के 100 लोगों को जॉब पे रख लूंगा मैं? नहीं, 100 में से शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने सिर्फ 5 लोगों को सिलेक्ट किया है कि भाई जो भी बेस्ट है, जो सूट करते हैं रिक्वायरमेंट को, फुलफिल करते हैं, मैं उन्हें सिलेक्ट करता हूँ। सो सिलेक्शन में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी अवेलेबल कैंडिडेट्स में से जो भी बेस्ट कैंडिडेट है उसको हमने सिलेक्ट किया है। ये क्या है, सिलेक्शन। सो याद रखना है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में बहुत डिफरेंस है। मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था, रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस, लोगों को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं हम लोग। जबकि सिलेक्शन क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है, जो भी कैंडिडेट सूटेबल नहीं है उसे मैं क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। सो बेसिकली रिक्रूटमेंट is a positive process, selection is a negative process. Recruitment is the first stage, selection is the second stage, next stage after recruitment. जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर होती है। हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर डिपेंड करती है, कंपनी टू कंपनी डिफर हो सकती है, लेकिन जो जनरल प्रोसीजर है सिलेक्शन की, कि अगर मेरे वहाँ पर किसी ने भी अप्लाई किया है तो मैं क्या प्रोसीजर फॉलो करूँगा। सो देखते हैं हम लोग सिलेक्शन की प्रोसीजर, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बोला है वेलकमिंग एंड द प्राइमरी मीटिंग। यहाँ पे सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को क्या किया जाता है, वेलकम किया जाता है। और कौन वेलकम कर रहा है, रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट ने उसे वेलकम किया है, वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देख रही है कि जिस कैंडिडेट ने हमारे वहाँ पे अप्लाई किया है वो कैंडिडेट सूटेबल है या फिर नहीं है। अगर कैंडिडेट सूटेबल नहीं है या फिर एलिजिबल नहीं है तो इसी स्टेज से उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर अनसूटेबल कैंडिडेट को हम लोग आगे जाने देंगे तो हमारा टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ वेस्ट हो रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा बोला है कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीए की ज़रूरत है, अगर किसी इंसान ने बीकॉम किया और उसने मेरे वहाँ पे अप्लाई किया तो उसे फर्स्ट स्टेज में ही मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है वो सूटेबल नहीं है। मेरा जो क्राइटेरिया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैंने बहुत स्पेसिफिकली क्या मेंशन किया था, सीए, तो वो सीए ही होना चाहिए। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग देखेंगे। रिसेप्शनिस्ट ने चेक किया, इन्वेस्टिगेशन किया, अगर कैंडिडेट सूटेबल है तो उसे एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, और अगर कैंडिडेट सूटेबल नहीं है तो उसे यहाँ से ही क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सो सबसे फर्स्ट हमारा जो स्टेज है वो है वेलकमिंग द एंड प्राइमरी मीटिंग। सेकेंड इज रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब ये सेकेंड स्टेज है जहाँ पे कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस, नॉलेज, उनके अंदर क्या स्किल्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। और इंफॉर्मेशन अगर मुझे कलेक्ट करनी है तो बहुत सिंपल तरीका है, मैं उनकी मार्कशीट्स या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये सब ले सकता हूँ। मार्कशीट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये सब चीज़ के थ्रू मैं आपकी इंफॉर्मेशन क्या कर सकता हूँ, कलेक्ट कर सकता हूँ। सो मैंने अगर आपको पूछा है, आपने मुझे स्किल्स और सब के बारे में बताया है, तो आपको उसकी डिटेल देनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करना है, मार्कशीट सबमिट करनी है, उसके थ्रू मुझे आपकी डिटेल्स नॉर्मली पता चल जाएगी। नेक्स्ट इज टेकिंग द नेसेसरी टेस्ट।
अब टेस्ट लेने की बारी आ चुकी है। ऑब्वियस बात है, टेस्ट बहुत अच्छा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग कैंडिडेट की एबिलिटी के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह की टेस्ट हो सकती है, डिपेंड करता है कौन से तरह की टेस्ट पॉसिबल है। देखेंगे हम लोग सबसे पहले आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट मतलब बेसिकली ये इंटेलिजेंस टेस्ट है। हम लोग चेक कर रहे हैं कि कॉमन सेंस, मेमोरी, स्मार्टनेस, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्या ये सब है कैंडिडेट के अंदर, क्या उसके अंदर थिंकिंग कैपेसिटी है। यानी बेसिकली आईक्यू टेस्ट किया जाएगा। जब तक आप आईक्यू टेस्ट क्लियर नहीं करते आप आगे के स्टेज पे नहीं जा सकते। स्मार्टनेस और वो सब ऑब्वियस बात है, चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगना चाहिए कि हाँ आप मेरी कंपनी के क्या हो, बहुत ही वैल्यूएबल एसेट हो। अगर आपने इस टेस्ट को क्लियर किया है तो ही आप आगे के स्टेज पे क्या कर सकते हो, जा सकते हो। सो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या कर सकती है, आईक्यू टेस्ट ले सकती है, इंटेलिजेंस टेस्ट ले सकती है। सेकेंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको पर्टिकुलरली किस चीज में इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट है, जो अकाउंटिंग, सपोज करो मैं अगर अकाउंटिंग के लिए बुला रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है भी या नहीं। सो यहाँ पे हमें देखना है कि कैंडिडेट हैज इंटरेस्ट फॉर स्पेसिफिक वर्क और नॉट। अगर आपको उस चीज़ में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट है तो ही आपको आगे सिलेक्शन में जाने दिया जाएगा। सो यहाँ पे मैं पता कर रहा हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इज ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट, अगर आप लोग मेरे वहाँ पे आए, आपने बोला कि मुझे अकाउंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो ठीक है, मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। ये ट्रेड टेस्ट है। मैं पता करूंगा कि आपने जो बोला है वो नेसेसरी स्किल्स एक्चुअल में आपके अंदर अवेलेबल है या फिर नहीं है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, बहुत जनरल टेस्ट है जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ आपके नेचर के बारे में, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, आपकी हैबिट्स, ये सभी चीज़ों के बारे में चेक कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट है सिर्फ। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये अलग अलग तरह की क्या कर सकती है, टेस्ट ले सकती है, जिसके थ्रू मुझे कैंडिडेट्स के बारे में क्या होगा, पता चलेगा, उनकी एबिलिटी के बारे में। आईक्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये अलग अलग टेस्ट ली जा सकती है। इसमें से कोई भी टेस्ट हो सकती है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो पहले हमने वेलकम किया था, फिर हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और फिर अब हमने थर्ड स्टेज में टेस्ट भी ली है। अब नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं हम लोग, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू। अब बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। पहली बार प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड एम्प्लॉयर सामने सामने फेस टू फेस आने वाले हैं। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जो भी है वो यहाँ पे क्या करने वाला है, इंटरव्यू देने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन की कमिटी होगी। बेसिकली कमिटी में जो भी लोग हैं, 2, 3 या 4 लोग, वो लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिटेल्स ये सब दे सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कमिटी होगी, इंटरव्यू कमिटी। अलग अलग लोग हो सकते हैं कमिटी में, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हो सकते हैं, और वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्रॉपर केयर इज टेकन सो दैट देयर इज नो डिविएशन फ्रॉम द टॉपिक। ध्यान रखेंगे कि डिविएशन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस है और वही सब चलना चाहिए। और यहाँ पे इंटरव्यू में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस सब है वो पहले से ही बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक है। पहले से ही आपको टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो ये क्या है, बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू है। आज के टाइम में तो थोड़ा सा चेंज भी हो चुका है। इवन एम्प्लॉय जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है वो भी क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि सर लीव रूल्स क्या होंगे और वो सारी चीज़ों के बारे में, पे स्केल क्या होगा, वो सब। पहले ऐसा होता था कि एम्प्लॉयर ही क्वेश्चन पूछता था। आज के टाइम में बहुत इफेक्टिव है टू वे कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयर एंड प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट दोनों ही आमने सामने क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेकिंग रेफरेंस। अब रेफरेंस चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो नॉर्मली रेफरेंस चेक किया जाता है। आपको बोला जाएगा कि किसी भी इंसान का रेफरेंस दो। उनको कांटेक्ट किया जाता है और पता किया जाता है कि भाई ये जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है वो कैसा परफॉर्म करते हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है। तो आप किसी का भी कांटेक्ट दे सकते हो अदर देन रिलेटिव। मुझे रिलेटिव का ऑब्वियस बात है कांटेक्ट नहीं देना, क्योंकि रिलेटिव का दूंगा तो वो अच्छा ही बोलेंगे हमारे बारे में। सो आप पहले जहाँ पे काम करते थे, कोई भी ऑफिस में, कंपनी में, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये सब शेयर कर सकते हो। अगर से फॉर एग्जाम्पल हम फ्रेशर हैं, मैं फ्रेशर हूँ, आज तक मैंने कहीं पे जॉब की नहीं है, तो क्या, तो ऐसा पॉसिबल है कि रेफरेंस के लिए मैं अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और वो सब के सर, टीचर्स और प्रोफेसर्स का भी कॉन्टैक्ट क्या कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। पॉसिबल है ये। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, रेफरेंस प्रोवाइड करना है, जिनको कांटेक्ट किया जाएगा और मेरे बारे में पता किया जाएगा, मेरी एफिशिएंसी के बारे में, मेरे वर्क के बारे में। नेक्स्ट इज प्रिलिमिनरी सिलेक्शन।
अब ये प्रिलिमिनरी सिलेक्शन है, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है, सिलेक्शन कमिटी ने पूरी लिस्ट प्रिपेयर की है, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो लिस्ट बनी है उसमें सभी को सिलेक्ट कर लेने वाला हूँ मैं, ये सिर्फ लिस्ट बनाई है हमने कि हाँ इतने लोग ऐसे हैं जो हमने फाइनली क्या किए हैं, यहाँ पे हमने एक छोटी सी लिस्ट प्रिपेयर की है और इसमें से अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मुझे सही लग रहा है उस एम्प्लॉय को रखने वाला हूँ मेरे वहाँ पे। सो ये एक तरीके से प्रिलिमिनरी सिलेक्शन है, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। अब कैंडिडेट का फिजिकल एग्जामिनेशन, उसको बेसिकली हॉस्पिटल, क्लिनिक, ऐसी कोई भी जगह पे भेजा जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, पता करने के लिए कि कोई सीरियस इलनेस या ऐसा कुछ तो नहीं है एम्प्लॉय को। अगर ऐसा कुछ है तो ऑब्वियसली हम उसे हमारे वहाँ पे अपॉइंट नहीं करेंगे। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट ले लेंगे और उसके बाद ही उसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे। जैसे ही हमने मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया, ऑब्वियसली बाद में अपॉइंटमेंट लेटर, हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर में बहुत सारी डिटेल्स है, जैसे कि नेचर ऑफ वर्क, आपको क्या काम करना है, वर्क प्लेस यानी कहाँ पे आप काम करेंगे, आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रेम्यूनरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में पे स्केल, एंड अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिटेल्स, इंसेंटिव है और वो सारी चीज़ों के बारे में, फ्रिंज बेनिफिट्स है, वो सब चीज़ के बारे में यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होगा। एंड फाइनली इंडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क। ये इंडक्शन है, बेसिकली एक तरीके से ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोग बोल सकते हैं कि आपने अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है तो मैं आपको फेमिलियर करवाने वाला हूँ, मेकिंग फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन। आपका सुपीरियर कौन है, आपका सबॉर्डिनेट कौन है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जनरल आपको आइडिया होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, वर्क प्लेस के बारे में। और कोई भी एम्प्लॉय अगर फेमिलियर होगा ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसके अंदर जो नर्वसनेस है, वो नर्वसनेस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और नर्वसनेस कम होगी तो ऑब्वियस बात है मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ, मेरा मोरल बूस्ट हो जाता है। सो फाइनली हमने क्या किया है, इंडक्शन प्रोग्राम कैरी आउट किया है। सो ये सिलेक्शन की प्रोसीजर है, ये जनरल प्रोसीजर है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन माइनर डिफरेंस आ सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन, हमने यहाँ पे देखा कि 7th पॉइंट में मेडिकल एग्जामिनेशन। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड स्टेज पे ही आ जाए वो चीज़, जैसे कि स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में सबसे पहली चीज़ ही मेडिकल फिटनेस देखी जाती है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ये जनरल प्रोसीजर है। पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं बट हमें एग्जाम में ये सभी पॉइंट्स लाइन में इसी तरीके से लिखने हैं, एक भी पॉइंट हम लोग आगे पीछे नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो सेकेंड टॉपिक कंप्लीट हुआ है सिलेक्शन का। सबसे पहले हमने कवर किया रिक्रूटमेंट और नेक्स्ट हमने जो कवर किया है वो है सिलेक्शन एंड इट्स प्रोसीजर। अब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पहले हम लोग कंसिडर करेंगे ट्रेनिंग और बाद में हम लोग कंसिडर करेंगे डेवलपमेंट। नॉर्मली जब मैं ट्रेनिंग की बात करता हूँ, ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरिटिकल नॉलेज टू दी एम्प्लॉयज़। हम लोग एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग थियरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विथ रेफरेंस टू दी वर्क ऑफ दी एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का जो भी वर्क है उसके अंदर हम लोग उन्हें क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन्हें नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोनों तरह की नॉलेज है, थियरिटिकल नॉलेज भी है और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, ऑब्वियस बात है, कितने भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ना हो, एम्प्लॉयज़ कितने भी एफिशिएंट ना हो, बट हमें उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर मैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करूँगा तो ऑब्वियस बात है चेंजेस को एक्सेप्ट करना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करना, अपडेटेड रहना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। सो ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टाफिंग। ऑब्वियसली हर एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सो ट्रेनिंग हमने देखा, बट ट्रेनिंग में नॉर्मली हम लोग ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसके। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं मॉडर्न इंफॉर्मेशन। नॉर्मली अगर मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ को मॉडर्न इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो किसके थ्रू प्रोवाइड करूँगा, ट्रेनिंग के थ्रू। ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें पता चलेगा जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं या जो भी रिसर्च ये सब है उन सभी चीज़ों के बारे में। अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मॉडर्न चेंजेस के बारे में बताना उन्हें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उन्हें अपने आप पता चलने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज सेफ्टी। ऑब्वियस बात है सेफ्टी। मैंने अगर मेरे वहाँ पे वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की
तो वो लोग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, ये सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बहुत ही प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और अगर इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया है तो एक्सीडेंट के जो चांसेस है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं। और अच्छी बात है, सेफ्टी ज़्यादा मेंटेन होगी, एक्सीडेंट्स के चांसेस अपने आप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे यहाँ पे। सो सेकेंड इंपॉर्टेंस है हमारा सेफ्टी। नेक्स्ट थर्ड इज इंक्रीजेस द जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है अगर मैं मेरे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, वो लोग एंथुसियाज्म के साथ काम कर सकते हैं, उनका एंथुसियाज्म लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंथुसियाज्म के साथ काम करेंगे, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। आज एक चीज़ सोच के देखो, लेबर टर्नओवर बहुत ही खराब चीज़ है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली लेबर टर्नओवर नहीं होना चाहिए। लेबर टर्नओवर यानी क्या, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ छोड़ के गए, उनकी जगह पे फिर से नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, ये लेबर टर्नओवर है। एम्प्लॉयज़ बेसिकली क्या हो रहे हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं या छोड़ के जा रहे हैं, वो चीज़ कंटिन्यूस बेसिस पे। बट अगर मैंने मेरे वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है तो ऑब्वियस बात है उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, प्रमोशन के चांसेस होंगे। ये सभी चीज़ों में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि लेबर टर्नओवर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर कोई भी इंसान अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियस बात है वो उस जॉब को कभी भी छोड़ के जाएगा नहीं। नेक्स्ट इज इंक्रीजेस दी प्रॉफिट। अगर मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी, और अगर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन दी एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की वजह से जो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है ना वो होगा, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा। और जितना वेस्टेज कम होगा या फिर ऑप्टिमम तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग की वजह से हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर ग्रोथ आ रहा है, उनके अंदर डेवलपमेंट आ रहा है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं उनकी स्किल है, उनकी नॉलेज है, एबिलिटी, इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें इंक्रीज हो रही है। और अगर ये सारी चीज़ें इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस बात है उसका बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को मिलेगा ही मिलेगा। एम्प्लॉयज़ के अंदर ग्रोथ भी आएगा और उनके अंदर डेवलपमेंट भी आएगा। एंड लास्ट इज अदर बेनिफिट्स। और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि सबसे पहली चीज़, ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, तो क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। सेकेंड, इट इंक्रीजेज द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रेस्टीज, ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस्टीज है वो बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट, एनवायरमेंट ऑफ कोऑपरेशन। मिल के काम कर सकते हैं, उनके अंदर सिंसियरिटी आएगी, एंथुसियाज्म और जोश के साथ वो लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, थियरिटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये हमने जो टॉपिक देखा है, ये हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग का। हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट रिक्रूटमेंट, सेकेंड पार्ट सिलेक्शन एंड थर्ड पार्ट ट्रेनिंग। अब चैप्टर का लास्ट पार्ट है, लास्ट टॉपिक है, वो है डेवलपमेंट। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। ट्रेनिंग में मैंने बात की प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एंड थियरिटिकल नॉलेज। डेवलपमेंट में भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें वही दिया है, प्रोवाइडिंग थियरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो डिफरेंस क्या है दोनों में। नॉर्मली जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ के लिए है, और जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये टॉप लेवल के लिए है। टॉप लेवल जो ऑफिसर्स है, डिपार्टमेंटल हेड्स है, उनकी बात की है। उनके अंदर क्या आता है, डेवलपमेंट। उनको भी नॉलेज प्रोवाइड करना टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो थियरिटिकल नॉलेज हो या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज हो। आज अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही तो उनके बेस पे पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, आइडियाज़ वो लोग लेके आ रहे हैं, तो उन्हें भी अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर भी डेवलपमेंट आना चाहिए। सो हम लोग क्या करते हैं, टॉप लेवल को या डिपार्टमेंटल हेड को थियरिटिकल या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इज इंक्रीज इन द टेक्निकल नॉलेज। आज जो टॉप लेवल है, जो टॉप मैनेजमेंट या फिर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, उनकी भी नॉलेज इंक्रीज होती है। टेक्निकल नॉलेज, कैसे किसी मशीनरी को चलाना है तो टेक्निकल नॉलेज है उनकी, मशीन से सबसे रिलेटेड जो नॉलेज है, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती है। अगर मैंने उन लोगों को नॉलेज प्रोवाइड की है तो बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि वो लोग डिसीजंस प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। किसी भी चीज़ का अगर डिसीजन लेना है तो उन्हें पता है उस चीज़ के बारे में, डिसीजन लेना उनके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजी। अगर रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजी ये सबको एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए डेवलपमेंट आना चाहिए। जैसे ही प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग, बेसिकली टॉप लेवल की अगर बात करें तो उन लोगों को नई रिसर्च, आइडियोलॉजीज और वो सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। उनकी वजह से उनकी एफिशिएंसी क्या होने लगती है, बढ़ने लग जाती है। सो अच्छी चीज़ है, एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की बात की है, ऑब्वियस बात है अगर मैंने उन लोगों के अंदर डेवलपमेंट लेके आए हैं टॉप लेवल के अंदर या फिर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के अंदर, उसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग हमारा बिजनेस नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सभी चीज़ पे कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज और वो सभी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सो टॉप लेवल और डिपार्टमेंटल हेड्स का तो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। जितने भी रिसोर्सेस है उसे मैंने क्या किया है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया है। आज एक चीज़ सोच के देखो, रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज करेंगे तो सबसे पहली चीज़, अननेसेसरी एक्सपेंस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियस बात है हमारा प्रॉफिट क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम्स। अगर मैंने थियरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड की है तो कोई भी तरह की प्रॉब्लम है उसका स्पीडी सॉल्यूशन आ सकता है कि कैसे किसी चीज़ को सॉल्व किया जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिव सुपरविजन। ऑब्वियस बात है मेरे अंदर अगर डेवलपमेंट है तो मैं बहुत आसानी से सुपरवाइज कर सकता हूँ, यानी एटलीस्ट जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों को सुपरवाइज करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। याद रखना है इफेक्टिव सुपरविजन। जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है सभी चीज़ों को हम लोग प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस द स्ट्रेस। जो भी डिपार्टमेंटल हेड है उन्हें पता है कि कौन से टाइम पे क्या डिसीजन लेना है। अगर से फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस चैलेंज को फेस करना, वो सारी चीज़ें उनके लिए पॉसिबल है। और अगर मैं चैलेंज से और सभी चीज़ों को फेस कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। मैं हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, हर सिचुएशन के लिए डिसीजन भी ले सकता हूँ। एंड लास्ट इज डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो जो भी फ्यूचर चैलेंजेस है उन फ्यूचर चैलेंजेस को बहुत आराम से हम लोग मीट कर सकते हैं। जो भी चेंजेस है उन चेंजेस को बहुत ही आराम से हम हमारे बिजनेस में एक्सेप्ट कर सकते हैं। कब? जब डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स या टॉप लेवल को हमने प्रॉपर तरीके से नॉलेज प्रोवाइड की है। अगर उन्हें नॉलेज है, उनके अंदर डेवलपमेंट आ रहा है तो चेंजेस को एक्सेप्ट करना क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। सो टोटली चैप्टर को अगर हम लोग देखें तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये 4 अलग अलग पार्ट्स है। और इसके साथ हमारा स्टाफिंग वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर कंप्लीट हुआ होगा, जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एवरीवन।